ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टडीज में हमें 100 आउट ऑफ 100 के शब्द लाने हैं। अब आप जानते हैं बिजनेस स्टडीज में 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी का पोर्शन है और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से 100 मार्क्स बनेंगे। 100 मार्क्स का पेपर नहीं है, पेपर हमारा 80 मार्क्स का होगा। आपने 11th क्लास में पेपर दिया है, 80 मार्क्स का आपका पेपर था। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, वो अलग से आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी। इस प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आते हैं और एक इसमें फाइल तैयार की जाती है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत आसान है। इसमें 20 में से 20 लाना सबसे इजी काम है। आपको सिर्फ स्कूल में डिसिप्लिन रहना है, रेगुलर रहना है, एंड देन यू कैन गेट इजीली 20 आउट ऑफ 20। हमारे सामने जो मेन बातें वो है थ्योरी में 80 मार्क्स और रियली एक बात ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज नहीं आई, 11th क्लास में मार्क्स नहीं आए तो 12th में भी नहीं आएंगे। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें अपने। आपको 80 आउट ऑफ 80 बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ला चुके हैं और आप भी आराम से ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, देन यू कैन गेट। सबसे पहली चीज इसके लिए क्या ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। आज जो आप सोच लेंगे आपके मार्क्स बोर्ड को नहीं आएंगे। अगर आपने सोच लिया मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे तो आपको 100% आपको 80 आउट ऑफ 80 मिलेंगे। अगर आप 70 सोचेंगे 70 मिलेंगे। जितना आप सोचेंगे उतनी आप गेन करेंगे। ठीक है, जो हम चाहते हैं होता वही है। तो बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली अपने आप से ऑनेस्ट होइए, अपने आप से ईमानदार होइए और आप अपने आप से वादा करिए मुझे 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। थोड़ी सी आपको 2-4 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी बस, देन यू कैन गेट इजीली 80 आउट ऑफ 80। तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपना। ये मानकर चलिए मेरे 80-100% आएंगे, 100% आपके मार्क्स आएंगे। थोड़ी सी आपको 2-4 बातें याद रखनी है। अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस में, करियर में मैंने जो सीखा है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए, समझें। सबसे पहली बात पॉजिटिव एटीट्यूड हो। उसके बाद बात आती है बुक की। हमें कौन सी बुक पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं कौन सी बुक खरीदते हैं, तो ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आपकी है वो है एनसीईआरटी। बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ये आप कह सकते हैं बिजनेस स्टडीज की बाइबल है। बिना बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी पढ़े हुए कोई भी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। क्योंकि अगर आप इस बार का पेपर देखें जो 2023 में हुआ है, उस 2023 वाले पेपर में जो आपको पेपर मिला है वो लगभग 50 मार्क्स से 55 मार्क्स से लेकर के 60 मार्क्स तक केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडीज है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। और केवल बाकी जो बैलेंस बचा हमारा 25 से 20 मार्क्स वो सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है हमारे। तो केवल, और ये सारे के सारे जो है हमारी, ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड। बहुत सारी लाइंस ऐसी एनसीईआरटी से ले ली है, सेम लाइन ले ली है। पूछा गया आपसे कि बताइए इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लग रही है, कौन सा फंक्शन है, कौन सी फीचर है, सब पीछे भी। तो ध्यान रखिए एनसीईआरटी हमारी बाइबल ऑफ बिजनेस स्टडीज है। इसके साथ एक बुक आपको और ले सकते हैं, साइड बुक ले सकते हैं। किसी भी एक राइटर की जो भी आपको अच्छी लगे वो साइड बुक, किसी भी एक्सपीरियंस राइटर की बुक लेना। आजकल बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन किसी की बहुत अच्छे राइटर की बुक, एक्सपीरियंस राइटर की बुक, जैसे कि पूनम गांधी की बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, बहुत पुरानी बुक है। संदीप गर्ग की बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ऐसी कोई एक साइड बुक अपने साथ रखें ताकि जो भी आप डेली पढ़ें उसको आप उस बुक्स के हेल्प से, एनसीईआरटी से पढ़ें, फिर बुक से पढ़ें। नेक्स्ट चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, अब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम पूरी प्लानिंग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। हमें ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई का सिलेबस क्या है। हमें वही चीजें पढ़नी है जो सिलेबस में है, क्योंकि बुक्स में जब आप जाएंगे, एनसीईआरटी में आप जाएंगे, एनसीईआरटी बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुई है। तो रिवाइज ना होने की वजह से बहुत सारे उसमें टॉपिक ऐसे हैं जो अब सिलेबस में नहीं है, इररिलेवेंट हो गए हैं। जो साइड बुक है उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टीचर भी बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस नोट्स बनवा देते हैं या पढ़ा देते हैं। तो पहले हमें ये देखिए कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है हमारा। तो ये सिलेबस मैंने लिखा है जैसे पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का। इसमें आपकी 8 यूनिट्स पार्ट ए में है और 12 यूनिट्स हमारी 4 यूनिट्स हमारी पार्ट बी में। पार्ट ए जो है वो 50 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है। कुल मिलाकर के 80 मार्क्स है। जो हमारी शुरू की 3 यूनिट्स हैं, ये तीनों यूनिट्स हमारी 16 मार्क्स की हैं। 16 मार्क्स की 3 यूनिट्स हैं। उसके बाद जो अगली 2 यूनिट आती हैं वो 14 मार्क्स की हैं। और ये मैं लिखे टॉपिक, इन दोनों में 19 टॉपिक्स हो जाते हैं। इसमें हमारे इनमें हमारे हो जाते हैं 17 टॉपिक्स 14 मार्क्स से। ये लास्ट की 3 यूनिट हमारे 20 मार्क्स की हैं और इसमें भी हो जाते हैं 27 टॉपिक्स जो हमें पढ़ना है। पार्ट बी अगर आप देखते हैं तो पार्ट बी में आप देखेंगे 2
2 यूनिट्स है हमारी इसमें, और ये 15 टॉपिक्स इसमें बैठ रहे हैं, इन दोनों बैठ रहे 19 टॉपिक्स। अगर एक टॉपिक आप 2 दिन में भी तैयार करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने कम टॉपिक है, और आप इजीली आराम से 100% 4-5 बार रिवीजन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेबस देखिए ध्यान से, ठीक है, इसके सब टॉपिक देखिए कौन से सब टॉपिक्स हैं, उन्हीं को स्टडी करें, उससे बाहर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि पेपर जो आता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है ना। जितना अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आ जाएगा तो उसका सीबीएसई मार्क्स अलग से देता है। तो 2 चीजें थी, सबसे पहली चीज हम रीडिंग पोर्शन पे है, फोर्थ पीरियड है ना, तो रीडिंग पोर्शन में किस तरह, सेकंड पार्ट की समझ कर पढ़े। अगला जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो है समझ कर पढ़े। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसे रेक्टिफिकेशन ना करें, रिटेन से बिल्कुल भी, बल्कि उसको समझें कि हमने क्या चीज पढ़ी है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि पेपर इस बार जो सीबीएसई ने दिया है उसमें बहुत सारा देख रहे हैं 55 to 60 मार्क्स का पेपर ऐसा है जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस है, केस स्टडीज है उसके अंदर, वो कॉन्सेप्चुअल बेस पर केस स्टडीज है, जिसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर थी वो आराम से 80 आउट ऑफ 80 ले आएगा। और जिसने सिर्फ रेक्टिफिकेशन कराया उसका मैक्सिमम 25 to 20 मार्क्स का पेपर स्ट्रेट पेपर है, सीधा पेपर। सीधा मतलब जैसे आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड, उसकी ये स्टेट क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसी को केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो आपकी क्लास में जाके पढ़ेंगे, वो हमारे 55 to 60 मार्क्स के हैं। तो इसलिए जो भी चीज पढ़ी, एक टॉपिक पढ़ी लेकिन उसको बहुत समझ के, बहुत ध्यान से, पहले एनसीईआरटी को पढ़ें, फिर अपनी साइड बुक पढ़ें, और उसके साथ फिर ये देखें कि जो भी उससे रिलेटेड केस स्टडीज हैं, जो इससे रिलेटेड केस स्टडीज हैं, फिर उनको पढ़ें। तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। फिर आपको भी केस स्टडीज भी याद हो जाएगी, वो समझ में भी आ जाएगी, और आपको आपका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है नोट्स बनाएं, हैंडमेड नोट्स बनाएं। आपके पास बुक है, एनसीईआरटी है, आपके क्लास के स्कूल के टीचर्स आपको नोट दे रहे हैं, तो जो हैंडमेड नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कैसे बनाएं? सबसे पहले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ टॉपिक, उससे मैं पहले अपने आप सोचूं, अपने माइंड में सोचूं, अपनी मदर टंग में सोचूं, अपनी लैंग्वेज में सोचूं, और सोचने के बाद फिर मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी होगी क्योंकि मुझसे इंग्लिश सीखनी आएगी, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, और दूसरी चीज क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ, सोच कर लिख रहा हूँ, तो मेरी राइटिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो मैं लिखूंगा वो मुझे याद भी जल्दी होगा। ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाएं। इस नोट्स में क्या चीज आपको दिखानी है, जैसे आपकी हैंड हेडिंग्स, ठीक है। बिजनेस स्टडीज की बहुत बार कॉपी चेक करने के बाद, बहुत बार कॉपी चेक करवाने के बाद मैंने नोट किया है कि जो सीबीएसई का जब क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जब कॉपी चेक होती है, तो सीबीएसई मार्किंग स्कीम भेजता है। उस मार्किंग स्कीम में जो हेडिंग्स होती हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होती है। ज्यादातर हुबहू हेडिंग्स वही होती है जो एनसीईआरटी बुक में लिखी होती है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं और उनको मार्क्स दे देते हैं। तो हेडिंग्स आप ट्राई करें कि वो हेडिंग्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि बुकों में जो सारी बुक है उसमें थोड़ी सी हेडिंग वो चेंज कर देते हैं, मतलब वही होता है लेकिन थोड़ा सा हेडिंग लिखने का तरीका बदल देते हैं। तो ध्यान रखिए, हेडिंग्स लिखें। उसके बाद अगली बात, क्रिएटिव होने चाहिए आपके नोट्स, कलरफुल पेन से लिखें। जैसे आप देख रहे हैं मैंने 4 पेन यूज कर रखी है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में मजा आता है, लिखने में, और हमें चीजें अलग से याद हो जाती हैं। जितना हम नोट्स बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग में होंगे, कलरफुल होंगे, उतना ही देखने में उसे मजा आएगा और वो हमारे माइंड में ज्यादा चीज रुकी रहती है, क्योंकि जो चीज हम अपने आप करते हैं वो ज्यादा देर हमारे दिमाग में रुकी रहती है। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है पॉइंट्स टू बी इन 3 to 4 लाइन्स। जो भी हम लिख रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा नहीं लिखना कि बहुत लंबा लिख दिया हमने, बिल्कुल एक लाइन लिखी, वो 3 से 4 लाइन होनी चाहिए, 2 से 3 लाइन, 3 से 4 लाइन हो जाएगी, बहुत हो जाएगा। एक जो हम अक्सर गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आया और उसमें पहली फीचर है मैनेजमेंट में, एक फीचर है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बच्चे ने क्या करा, उसने क्या करा, ये लाइन मैंने हेडिंग और इसी को फिर दोबारा लिख दिया, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज फाउंड एट एवरी लेवल इन एवरी डिपार्टमेंट एवरीवेयर। तो ये नहीं करना आपको बेवकूफ बनानी, एग्जाम में मिलेगा कि बच्चा मेरा बेवकूफ बना, क्योंकि हमने वही सेंटेंस को रिपीट कर दिया। हमें ये सेंटेंस रिपीट नहीं करना, जो हेडिंग बनाया है उस हेडिंग को, उस लाइन को अलग बना कर देना, उसमें नहीं लाना। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है वो डायग्राम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्राम्स।
जो भी हम नोट्स बनाए उस नोट्स पे हम डायग्राम बनाएं, क्योंकि डायग्राम का एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। जब कॉपी चेक होती है और डायग्राम बने हुए होते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि ये बच्चे ने मेहनत करी है, इस बच्चे ने सब्जेक्ट को पढ़ा है, इस बच्चे को सब्जेक्ट क्लियर है, और फिर भी ये क्लैरिटी आती है ना। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सबका, जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉइज हैं, जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। इसका डायग्राम सपोज कर लीजिए आपने आपने बना दिया, सबका डायरेक्शन ये दिखा दिया, एक ही डायरेक्शन बना सकता। आप देख रहे हैं सबका डायरेक्शन हम एक ही तरफ को दिखा रहे हैं, सबको दिखा दिया। हमें ये नहीं करना ये सब एक तरफ हो गया हमारा, तो समझ गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, या कोई प्रोसेस लिखने के लिए आती है आपकी, तो प्रोसेस के लिए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्टेप वाइज लिखी जाती है, स्टेप जो जहां है वही लिखा जाएगा, आगे पीछे हम उसको नहीं कर सकते। जैसे पहला स्टेप हम प्रोसेस दे सपोज करिए प्लानिंग क्लियर है, तो प्लानिंग की प्रोसेस में जो भी आएगा पहले ऐसे बना दीजिए, आप पहला पॉइंट लिख दीजिए, एरो बना करके फिर दूसरा लिख दीजिए, फिर ऐसे एरो बना करके तीसरा लिख दीजिए, इस तरह से पूरे स्टेप लिख दीजिए आप। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई इस स्टूडेंट ने, जो भी बच्चा है, उसने बहुत अच्छे से मेहनत करी है ना, ये जानता है सब्जेक्ट को, और वो फिर आपको अच्छे मार्क्स पे आपको मिलेंगे और आपकी कॉपी में एक अलग प्रेजेंटेशन आएगा। तो हेड डायग्राम बनाए। एक अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, निमोनिक्स यूज करें। अगर हमें याद नहीं हो रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कहते हैं सर याद नहीं होगा, जैसे पहला पॉइंट हमारा याद नहीं होता, तो बिजनेस याद नहीं होगा, हेडिंग्स याद नहीं रहते सर, हेडिंग भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं सर, कि अभी तो हमने ये प्लानिंग का हो रहा है, इस प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग का इन सब में आपस में इंटररिलेशन है कि सर लगता है ये प्लानिंग का है, तब प्लानिंग की ऑर्गेनाइजिंग में लिख दिया, ऑर्गेनाइजिंग का कंट्रोलिंग लिख दिया, कंट्रोलिंग का हमने स्टाफिंग में लिख दिया। तो बहुत आसान है इसे याद करने के लिए। आप कोशिश करें निमोनिक्स बनाने की। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक है मान लीजिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक टॉपिक होता है हमारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जैसे है ना, जैसे इसके ऊपर हमने एक लोग याद रखा पिग गोज MCD। अब P फॉर क्या है, बहुत आसान सी बात करनी है आपको। P का मतलब है परवेसिव, I का मतलब है इंटेंजिबल, G का मतलब है गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी कह सकते हैं आप इसे, ग्रुप एक्टिविटी। और इधर गोज ये गोज है, गोज का मतलब है इस पूरे को हमने लिख दिया ग्रुप एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड, जी से गोल हो गया, ओरिएंटेड हो गया। एम का मतलब हो गया मल्टी डायमेंशनल। जब ये मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब आप देखेंगे, तब आपको सब समझ में आएंगे। उसके बाद जैसे अगला है हमारा सी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और डी का मतलब होता है डायनामिक। ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गई, और ये 7 पॉइंट्स हमारे यार सिंपल सी लाइन, पिग गोज MCD, सिंपल सी बात करनी है, आपको कुछ नहीं करना। 7 हमारी फीचर्स हो गई है, अब कितना आसान है याद करना होगी, ठीक है। अब जब हम केस स्टडी की बात करते हैं, ये वाला पॉइंट है केस स्टडी याद नहीं होती, कैसे करेंगे? तो जब हमने ये फीचर्स याद करी, तो पहली फीचर है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सब जगह पाया जाए, सारे लेवल पे, सारे फंक्शन में, सारे प्लेसेस पर पाया जाए, तो आपने फीचर्स याद करी। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम सिर्फ फील करते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, ना इसे हम टच कर सकते हैं, ना इसे हम देख सकते हैं, सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल कहलाता है। तो इन पर से रिलेटेड जब हम इसे कर लिया, आपको तैयार हो गया, पहले से आप पढ़िए, बुक से पढ़िए, NCERT से पढ़िए, साइड बुक से पढ़िए, है ना, कोई वीडियो देखिए, है ना, मैं आपको बहुत सारी वीडियो डालूंगा हर टॉपिक पर अलग-अलग, उन वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हिंदी में सोचिए और फिर अपना आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद ऐसे न्यूमेरिक बनाइए, और न्यूमेरिक्स बनाने के बाद फिर उसे याद करिए।
इसके बाद अब इससे रिलेटेड जो केस स्टडी होगी, मैं केस स्टडी भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो केस स्टडी सॉल्व करिए तो आपको चैप्टर ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप कभी नहीं भूल लेंगे उसे। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात आती बिजनेस याद नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया बिजनेस याद ना होने के पीछे वजह, सबसे पहली वजह आती है समझ कर ना होना। हमने चीजों को रख लिया, हम समझते नहीं हैं। जब हम समझेंगे तो हमें दिमाग में ऊपर रहेगा। और एक बात और याद रखिए बेटे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट को, इससे पहले आपने भी जिंदगी में नाम बहुत सुना, पढ़ा नहीं। तो जब हमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं तो हमें याद कैसे हो जाएगी, इसलिए उसे बहुत अच्छे से पढ़ी। ठीक है, जब हम समझ कर पढ़ेंगे तो वो चीज हमें याद होगी। हमने मेमोरिक्स बनाए क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी आता है, इसलिए हमें लगता है कि हमें याद है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि आप इस सब्जेक्ट को याद ना होने के पीछे इसे इंटर रिलेट करिए। क्या करिए बेटे, से इंटर रिलेट करिए पर्सनल लाइफ से, एग्जाम्पल्स से। जैसे हम आप ये देखिए, इस बार सीबीएसई ने ये क्वेश्चन दिया है। सीबीएसई ने ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है, पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको। इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये पूछा गया है कि इस पिक्चर में बताइए आप कौन सी केस बोला, चॉकलेट दे रखा है। द लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ द चॉकलेट शोन इन द पिक्चर बिलो, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन, डिजाइनर या प्राइमरी। ये पैकेजिंग आप देखते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं आप। हम बहुत बार बचपन से हम चॉकलेट खरीदते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमने प्रॉब्लम क्या करी है, हमने चीजों को समझा नहीं, इंटर रिलेट नहीं करा। बच्चे का इसका एक पेपर था, उसने सेकेंडरी में आंसर लगा दिया, गलत लगा दिया, क्योंकि उसने इंटर रिलेट नहीं कर रखा था। अगर हम इंटर रिलेट कर लेंगे तो हमें सब्जेक्ट भी याद हो गया और हमारी नॉलेज भी बढ़ी। जब हम चॉकलेट खरीद रहे हैं, जब हम खोल रहे हैं, वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग है, प्राइमरी चीज है। जो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होती है, रिलेटेड होती है, मिली हुई होती है, एकदम उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है। आप दुकान पर जाते हैं, आप कहते हैं आप शूज लेने गए, आपने कहा था ब्रांडेड शूज दिखा दीजिए, वुडलैंड की दिखा दीजिए। ब्रांडिंग आपके सिलेबस में है, पैकेजिंग आपके सिलेबस में है। आप लेबलिंग पढ़ते हैं जब आप दवाई लेते हैं, मेडिसिन कोई लिया आपने, उसका प्रेपर पढ़ते हैं आप, तो ये क्या है, ये भी आपके सिलेबस में। मैनेजमेंट हम दिन भर सुनते हैं, हम स्कूल जाते हैं, रात में हम यूनिफॉर्म को प्रेस करके रख देते हैं, शूज अपने पॉलिश करते हैं, अपना बैग लगा देते हैं, वो ब्लैंडिंग है। उसके बाद चीजों को हम अरेंज करते हैं, वो क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग। तो हम सब्जेक्ट को अगर इंटरलेट कर लेंगे तो हमें उसे याद करना बेहद आसान हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को इंटरलेट करिए, पर्सनल लाइफ से इंटरलेट कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, देन इट विल बिकम वेरी इजी, आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको चीजें इंटरलेट कराऊंगा कौन सी कैसे हैं, तो आपकी समझ में जल्दी आएगा और आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट, हिंदी में समझे, अपनी लैंग्वेज मदर टंग जो भी है उसे भी इंग्लिश में नोट्स बना दें। उसमें आपको विनिधान मैंने आपको पहले समझाया था, बहुत से याद रहेगा। जो अगली बात आती है, सुनाएं, जो भी आप याद करें उसे आप अपने ट्यूटर को, अपने टीचर को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, दादा को, दादी को, जिसको मन करता हो, फ्रेंड को, उसे जो भी याद करा उसे सुनाए जरूर। वो सुने या ना सुने, वो इंटरेस्ट ले या नहीं ले, मगर आप अपना काम करें, आप उन्हें सुनाएं। जब आप उन्हें सुनाएंगे तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा आपको सब्जेक्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जो चीज़ हम सुनते सुनाते हैं वो हमें जल्दी याद होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने फ्रेंड को, जो कि आपका क्लासमेट हो, जो उस सब्जेक्ट का ही हो, क्लासमेट ना भी हो कोई बात नहीं, उस सब्जेक्ट का है, उसे सुनो। आप देखिए उसे याद होना हो लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अपने जो भी फ्रेंड सर्कल, ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो सब्जेक्ट को जानता है, जो आपका पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट को, उसे सुनाएं। दोनों का उसमें भला, आपका ही भला, उसका भी भला। नेक्स्ट आती, अगला आता है टेस्ट। जो भी आपने याद किया है उसका टेस्ट जरूर दें आप। जब हम टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने से ये होगा कि आपको पता लगेगी आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको एक्यूरेट लिखने की हैबिट डेवलप होगी, है ना। उससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे नजर आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो टेस्ट जरूर दें, और जो मिस्टेक्स निकले उन मिस्टेक्स को आगे रिपीट ना करें, उन गलतियों को नोट करें कहाँ गलती करें, और अगला फिर दोबारा टेस्ट, तो उस टेस्ट में मिस्टेक्स आपकी मिनिमाइज हो जाएंगी, क्योंकि आपको 100% मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट आती है कीवर्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप नोट्स बनाएं तो की पॉइंट्स को जब आप याद करें तो उन की पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से नोट करेंगे। हर हेडिंग में कुछ ना कुछ की पॉइंट जरूर होते हैं। अभी मैं दो चीजें हैं मार्क्स लाने के, रीडिंग और दूसरा राइटिंग प्रेजेंटेशन।
ये प्रेजेंटेशन में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको बोर्ड की कॉपी में किस तरह से क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, तो ये वहां समझाऊंगा मैं आपको सब चीजें। तो ये कीवर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे कुछ केस स्टडीज को समझने में और कम टाइम में अच्छा करने में। क्योंकि याद रखिए हमेशा हार्ड वर्किंग का कोई मतलब नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का दौर है। अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आप बहुत कम करके बहुत ज्यादा गेन करेंगे, और अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क में लगे रहेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। बहुत आगे जाना लाइफ में, आपको बहुत कुछ करना है। तो कीवर्ड्स को जरूर अपने जब भी आप उसको नोट कराएं तो उन कीवर्ड्स का यूज जरूर करें और उन्हें अंडरलाइन कर लें, उन्हें दूसरे पेन से लिखें कीवर्ड को, ताकि जब आप बार बार जब हम उसे देखेंगे तो हमारे जहन में छप जाएगा, तो फिर हमसे में गलती बिल्कुल नहीं होने का। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख रहे हैं आप कि पेपर में लगभग 55 to 60 मार्क्स केस बेस्ड पेपर है, कॉन्सेप्चुअल पेपर है, जो इस बार 2023 में आया। केस स्टडी नहीं होती, कैसे करें? तो केस स्टडी नहीं होती जब हम केस स्टडी को, जब भी हम चीज याद कर रहे हों, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया, तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक तैयार करा, टॉपिक तैयार करने के बाद अब आप उसकी केस स्टडीज पर जाएंगे, उसी टॉपिक की केस स्टडी निकालिए, बाकी मत जाइए, उसी टॉपिक की केस स्टडी निकालिए। जैसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी निकालिए, और केस निकाले और पहले ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब जो चीज पूछी गई वो सबसे आखिर में लास्ट में लिखी होगी या तो क्वेश्चन के या स्टार्टिंग में लिखी होगी, क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है फिर उस केस स्टडी को अपनी में उस पर लगाइए कि हमारी कौन सी बात पूछी गई है, ठीक है। जैसे सब बहुत सारी चीजें बन जाती है, हमारी केस स्टडी बन जाएगी। द एम्प्लॉइज ऑफ ABC लिमिटेड आर वेरी हार्ड वर्किंग, they are doing their best try to satisfy the management, they are very happy and there is no chaos and conflict in the management। अब उन्होंने पूछा कौन सी केस स्टडी, तो बहुत सिंपल सी बात है। जो चीज हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस फील करी जाती है, खुशी फीलिंग है, क्या हो गया बेटा, इंटेंजिबल है। तो क्या हुआ, आपको दो बातें, केस स्टडी से आपका ये हेडिंग तैयार हुआ, इस हेडिंग से वो केस स्टडी आपका तैयार हुआ। तो ये ध्यान रखें, केस स्टडी को करने के लिए पहले ये देखें केस स्टडी कौन से पूछा क्या गया है, उसमें क्वेश्चन क्या है। क्योंकि अभी तो आप 1 by 1 करके चलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपसे आएगा, लेकिन जब पूरे एग्जाम के अंदर पूरे चैप्टर से, पूरे बुक से सारी केस स्टडीज आएंगी, तो हम उसमें तब कैसे करेंगे। या 2-3 चैप्टर हमारा टेस्ट है, उनका प्री बोर्ड है, टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम्स है, तो वो पहले केस स्टडी पढ़िए। सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने से पहले अंडरलाइन कर दीजिए पूछा क्या गया है। आपसे वहां सपोज कर दिए लिखोगे, पूछा गया है which function of management या which principle of management is highlighted, which principle of management is reflected या violated in the above case, violate किया गया। अब आपको समझना है हेडिंग क्या लिखा हुआ, which principle of management। तो principle of management का मतलब ये चैप्टर में से है, चैप्टर में, और इस चैप्टर में दो स्कॉलर हैं हमारे, जिन्होंने 2 मैनेजमेंट गुरु हैं जिन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, एक हेनरी फेयोल है और एक FW टेलर है। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं और FW टेलर के 4 प्रिंसिपल हैं। तो हमारा आंसर इन्हीं में से है। तो हमें चैप्टर पता लगा पहले, अब चैप्टर के बाद हम 1 by 1 सबको लगाएंगे, है ना। हमारी ऑटोमेटिकली बात आकर के, जैसे आप बचपन में हुआ करते थे कि आपको कोई सेट करनी होती चीज है, तो हमने लगा के देखते थे कौन सा कहाँ है। जब हम ये लगा कर देखते सारे प्रिंसिपल लिखेंगे, सोचते रहेंगे ये प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क तो नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रिंसिपल अपने आप आकर उसमें सेट हो जाएगा और हमारी केस की बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, ध्यान रखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से इसमें 80 मार्क्स ला सकते हैं कि यह पढ़ने का तरीका किस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन, राइटिंग, बोर्ड की कॉपी में, प्री बोर्ड की कॉपी में हमें किस तरह से लिखना है कि हमारे पूरे मार्क्स आएंगे। रीडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज थी, दूसरी सबसे अलग इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग, प्रेजेंटेशन। हमें बोर्ड में लिखना किस तरीके से है, पेपर हमें प्रेजेंट किस तरह से करना है, तो उसके लिए ध्यान रखें। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हमारा प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे, तब तक के लिए बेटे बहुत ध्यान सुनिए, समझिए। ओके, ऑल द बेस्ट।